हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल और नॉलेज स्क्वायर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये है आपकी रात 8:30 बजे की क्लास जो कि आपको लाइव मिल रही है। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों डिफरेंट सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू यूपीएससी ईपीएफ एग्जामिनेशन। तो यदि अभी तक आपने नॉलेज स्क्वायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले नॉलेज स्क्वायर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें जिससे आपको सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। क्योंकि जो नॉलेज स्काई है दैट इज़ द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जो कि कम्प्लीटली फ्री जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इसी उद्देश्य से, इसी एम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ रिकॉर्डिंग। आपको करना सिर्फ इतना है कि नॉलेज स्काई को सर्च करना है और टेलीग्राम पर जाकर। चलिए, सो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए दोस्तों कि हम आप सभी से काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कंप्लीट आपके लिए पढ़ाने वाले हैं। तो हियर इज़ दी क्लास इन्फॉर्मेशन कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द समरी ऑफ स्पेक्ट्रम बुक की सारी समरी हम पढ़ेंगे। और इसकी जो पहली क्लास होगी वो आपकी संडे यानी कि परसों रात 8:30 बजे होगी और इसकी क्लासेस उसके बाद कंटिन्यू चलेंगी। और ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल रहेंगे। ये ना सोचे कि हिंदी मीडियम की है या ये ना सोचे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। हम ये दोनों के लिए प्रोवाइड कराने वाले, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो सभी लोग रात 8:30 बजे जो है वो अवेलेबल रहेंगे संडे को स्पेक्ट्रम की पहली क्लास के लिए। दैट इज़ दी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज़ द कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो चलिए दोस्तों, ये थे अनाउंसमेंट। अब कल की क्लास जो हमने पढ़ी थी, मतलब प्रीवियस क्लास जो क्लास नंबर 10 थी, इसमें हमने कंपनीज और अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें मैंने आज सभी को बताई थी एक चीज़ कि हम इसे 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक कंपनीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूसरी फॉर्म जो होगी उसमें हम उसकी अकाउंटिंग को समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कंपनीज़ और उसके टाइप को पढ़ लिया था, अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग को। उससे पहले बेसिक जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है। तो हमने देखा था कि हर एक वो एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2013 या ऐसे किसी पुराने लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो एक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और कंपनी कहलाएगी। और कंपनी खोलने के लिए क्या हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जो कंपनी को फॉर्म करेगा। उसके बाद हमने आगे भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। इसके बाद हमने पढ़ी थी फीचर ऑफ द कंपनी। तो एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है जिसमें कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराना होता है किसी लॉ के अंदर, और उसमें एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। उसके बाद कंपनी की एक कंपनी जो होता है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी को जब आप लॉ के अंदर रजिस्टर करा देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा देता है इसे लॉ। इस वजह से आप जैसे अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कभी केस होता है तो वो कंपनी पर होगा, ना कि कंपनी के मेंबर्स और उसके शेयर होल्डर्स पर होगा। आगे हमने बात की थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो जो कंपनी है और इसके जो ऑनर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। क्लियर। सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपनी और उसके जो ऑनर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कंपनी के पर्सनल डेप्ट को ऑनर्स पे नहीं करेगा और ऑनर्स के पर्सनल डेप्ट को कंपनी पे नहीं करेगी। ये कहलाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रीपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है वो इन्फानाइट टाइम तक के लिए चलती रहेगी, जो कि हमने अकाउंटिंग में गोइंग ऑन कंसर्न या जम्पशन पढ़ा था, उसी की एक तरह से दूसरी लैंग्वेज या दूसरे वर्ड में से लिखा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन सील। तो कॉमन सील आज की डेट में तो नहीं चलती, बट कॉमन सील ये होती है कि एक जर्नल सील होती है जो जितने भी ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर लगनी होती है कंपनी की। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाया था और इस चार्ट में कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी बताई थी। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो कंपनीज़ होती हैं वो पूरी तरह से 3 पार्ट में हमने क्लासीफाई करी थी। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जितनी भी कंपनीज़ पढ़ी थी उन सारी की सारी कंपनीज़ को यहाँ पर हमने 3 पार्ट में बांट दिया था। पहली थी बेस्ड ऑन लायबिलिटीज़, दूसरी थी बेस्ड ऑन मेंबर और तीसरी थी बेस्ड ऑन कंट्रोल। इसके बाद हमने कंपनीज़ को पढ़ा था बेस्ड ऑन लायबिलिटीज़। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें कंपनी क्या होती थी, अपने शेयर इशू करती थी और शेयर के अकॉर्डिंग ही जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी की 1000 के शेयर लिए तो आप 1000 के लिए ही लायबल होंगे, या कंपनी को आपने 600 रुपये दे दिए हैं तो बचे हुए 400 के लिए भी लायबल होंगे यदि कंपनी डूबती है। तो मतलब आप जितने का शेयर खरीदेंगे उतना ही पैसा देने के लिए लायबल होंगे कंपनी को, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी होता है, जिसमें कंपनी एक गारंटी एक अमाउंट फिक्स करती है और शेयर होल्डर्स को यदि कंपनी के साथ कुछ बुरा होता है, डूबती है, तो सिर्फ उतना ही अमाउंट देना है जितना कि गारंटी में दिया हुआ है। उससे ज़्यादा अमाउंट या कंपनी के पर्सनल डेप्ट शेयर होल्डर्स पर बर्डन नहीं करते। यही लिमिटेड लायबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनीज होती है जिनमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब
यदि कंपनी कर्ज में है तो ऑनर्स के घर मकान भी बिक जाएंगे, उनकी पर्सनल असेट भी बिक जाएंगी कंपनी का कर्ज चुकाने में। ये अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, बट अब इनका एग्जिस्टेंस लगभग खत्म हो गया है, ये सिर्फ पेपर पर ही रह गई हैं। आगे हम बात करें कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मतलब जितने मेंबर्स हो सकते हैं उनके बेसिस पर हम बात करें तो सबसे पहले होती है 1% कंपनी। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें केवल एक मेंबर होता है, एक शेयर होल्डर होता है ना, वही कैपिटल लगाता है, वही सब कुछ काम करता है, मतलब उसकी खुद की एक सिंगल पर्सन की यहाँ पर ऑनरशिप होती है। प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि प्राइवेट कंपनी किसी भी इंडेक्स में अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकती, और यहाँ पर मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 शेयर होल्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दी ऑनर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जितनी भी बड़ी कंपनी है जो कि इंडेक्सेस के साथ रजिस्टर्ड है, जैसे निफ्टी के साथ जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या फिर जो सेंसेक्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है उनकी बात करें तो यहाँ पर मिनिमम मेंबर जो होंगे वो 7 होने चाहिए थे, और मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते थे यहाँ पर। आगे हमने बात की थी यहाँ पर हमने बात की थी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलर होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स में हमने होल्डिंग और सब्सिडायरी कंपनी पढ़ी थी। तो सब होल्डिंग कंपनी जो होती थी वो एक पेरेंट कंपनी होती थी, सब्सिडायरी कंपनी जो होती थी वो कंपनियाँ होती थी जो उसके अंदर खोली जाती थी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अल्फ़ाबेट का और गूगल का। अल्फ़ाबेट एक पेरेंट कंपनी है, गूगल उसकी चाइल्ड कंपनी। इसका मतलब अल्फ़ाबेट इज़ दी होल्डिंग कंपनी एंड गूगल इज़ इट्स सब्सिडायरी कंपनी। इसमें गूगल क्या करेगी, कुछ शेयर्स को एक्वायर करके रखेगी, किसके, अपनी मेन कंपनी के। यहाँ पर हम बात करते थे एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी में हमने देखा था कि मिनिमम 20% शेयर यदि किसी कंपनी दूसरी कंपनी के पास हैं तो ये एसोसिएट कंपनीज आपकी कहलाएंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कंपनीज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू कैपिटा। तो यहाँ पर होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती हैं जो पब्लिक प्राइवेट या पब्लिक इंटर्नशिप में होती हैं, और वो सारी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा या बोले मिनिमम 51% जो शेयर है, होल्डिंग है यदि गवर्नमेंट के पास है, तो वो सारी की सारी कंपनियां कौन सी कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी। जस्ट लाइक LIC है या जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं वो सभी गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद फॉरेन कंपनी वो होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में, जैसे कि फेसबुक। इनकॉर्पोरेशन मतलब जहाँ पर वो कंपनियाँ बनी है, जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ कहलाता है। तो यदि हम बात करें जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी ऑपरेटेड है, लेकिन इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर का, दैट इज़ वाई दे आर दी फॉरेन कंपनीज़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है चैरिटेबल कंपनीज़ होती हैं जो सेक्शन 8 के अंडर डिफाइन करी गई हैं चैरिटेबल कंपनीज़ को, और कंपनीज़ एक्ट 2013 में ही इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनका काम होता है सोशल कॉज के लिए सर्व करना। जितने भी मंदिर, ट्रस्ट, स्कूल्स, ये सभी चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। आगे हम बात करते हैं डोरमेंट कंपनीज़ की और निधि कंपनीज़ की। तो इन्हें भी हमने लास्ट में देख लिया हुआ था। चलिए, मतलब डोरमेंट कंपनी को हमने देखा था कि जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, और निधि कंपनियां वो चिटपट कंपनियां होती थी जो कि लोगों के छोटी छोटी अमाउंट को लेती थी, उन्हें सेविंग्स की हैबिट बढ़ाने के लिए यूज़ होती थी और उन्हें अच्छे रिटर्न्स कुछ देती थी। तो ये निधि या चिटपट कंपनियाँ जो हैं वो कहलाती थी। अब इन कंपनी का भी जो एग्जिस्टेंस है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड्स इक्विटी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। चलिए, तो अब दोस्तों हम यहाँ से अपनी क्लास नंबर 11 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग, दैट इज़ दी क्लास नंबर 11। अभी तक हमने रिवीजन किया था, 10 मिनट में शॉर्ट रिवीजन कर लिया था किसका, प्रीवियस क्लास का। आई होप आपको प्रीवियस क्लास रिवाइज हो गई होगी। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 11, दैट विल बी दी अकाउंटिंग इन दी कंपनी। मतलब कंपनी अकाउंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, देखिए नॉलेज स्काई आप सभी के लिए जो है फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। तो यदि आपको लगता है कि नॉलेज स्काई जो भी काम कर रहा है उससे आपका थोड़ा बहुत भला हो रहा है, ठीक है, इतने सारे 25,000 बच्चे हैं, हज़ारों स्टूडेंट डेली हमारे वीडियोस को देखते हैं, डेली 15-16 हज़ार बच्चे तो हमारे वीडियोस को देखते ही हैं। तो यदि आप 15-16 हज़ार में से 5, 10, 20 बच्चे भी ऐसे जिनको लगता है कि नॉलेज स्काई जो भी कर रही है वो काम अच्छा है ना, और आप सभी उससे यदि बेनिफिट हो रहे हैं, यदि हमारा कंटेंट अच्छा है, आपको पसंद आता है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ये नंबर दोस्तों आप सभी नोट कर सकते हैं, ये नॉलेज स्काई का ऑफिशियल नंबर है। आप अपनी सभी क्वेरीज इस पर पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी ग्रुप में जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं,
ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए किसी भी तरह की। तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट ये है बच्चों आप सभी से कि यदि आपको लगता है कि नॉलेज स्काई कुछ अच्छा काम कर रही है तो आप प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में आप शॉर्ट वीडियो होगा ये, है ना, 30 सेकंड से लेके 1 या 1.5 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, जिसमें आप नॉलेज स्काई के बारे में जो भी अपनी फीडबैक देना चाहते हैं, अच्छा बुरा, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, यदि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको वो मेंशन कर देना है और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है ना। मैं पर्सनली आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँगा इस चीज़ के लिए कि यदि आप में से 5-10 बच्चे भी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं या जो हमारे लिए, जिनको ये लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या आप बेनिफिट हो रहे हैं उस काम से, तो प्लीज़ आप ऐसे एक या 1.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें इस नंबर पर दोस्तों। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब एक कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। एक कंपनी जो है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो भाई जब कंपनी है तो कंपनी में लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो कंपनी को उन पैसे का अब जितना एक्सपेंसेस कर रही है, कैसे इनकम कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, ये उन लोगों को बताना भी पड़ेगा। उसके लिए कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं चीज़ों को फेयर वे में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग कहलाती है एक कंपनी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सच्ची तस्वीर होती है, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन होता है कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। सो दैट ये आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, उनको उनके लिए एक हेल्पफुल होता है कि भाई कंपनी हमारी कैसा परफॉर्म कर रही है और हमें कंपनी के साथ आगे कहाँ तक जाना है या कंपनी को यहीं छोड़ना है। तो ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पार्शियल होना, उन्हें ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टॉपिक इज़ नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेज बट इवन असेट एंड लायबिलिटी। तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अकेला ही इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होता, कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, जो शेयर होल्डर्स के डिसीजंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट वी कैन जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम ज़रा कुछ बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर है क्या। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं दोस्तों, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें बेसिकली हम इंक्लूड करके चलते हैं। जब भी एक कंपनी होगी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसे 4 चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। पहली है बैलेंस शीट, दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, तो जब भी एक कंपनी होगी वो अपनी स्टेटमेंट बनाएगी तो एक कंपनी को 4 चीज़ें अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी होंगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे 4 चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। और ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर आप सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि याद रखेंगे, हमने एक टर्म पढ़ी थी 1 पर्सन कंपनी। हमने क्या पढ़ा था, 1 पर्सन कंपनी, OPC हमने करके कंसेप्ट पढ़ा था। तो याद रखेंगे कि जो 1 पर्सन कंपनी आपकी होती है, 1 पर्सन कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनता है कभी भी। मेक अ नोट ऑफ इट, 1 पर्सन कंपनी में कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इस चीज़ को आप लोग कहीं नोट कर ले, यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो 1 पर्सन कंपनी में नहीं बनता है, बाकी सारी की सारी कंपनीज़ में आप कैश फ्लो बनता हुआ देखेंगे। यदि चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू मुझे नोटिफाई ज़रूर करते जाएं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसका नेचर कैसा होता है, ज़रा ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने कुछ पार्ट्स पे जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है दोस्तों, और उनके बेसिस पर हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डेड फैक्टर की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, रिकॉर्डेड फैक्टर की बात करने वाले। और इस तरह से हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्डेड फैक्ट क्या होते हैं, देखिए नेचर ऑफ स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड फैक्ट रखने होंगे आपको। रिकॉर्डेड फैक्ट आपके करंट ईयर के या पुराने ईयर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स आर मस्ट और ये मैंडेटरी करे गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको अकाउंट, फिगर्स ऑफ अकाउंट जैसे कि फिक्स असेट है, कैश है, ट्रेड है,
रिसीवेबल ऑब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने रिकॉर्डेड फैक्ट में इंक्लूड करनी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या होता है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब सर्टेन कन्वेंशन applicable in the process of accounting. We have to apply these conventions while preparing financial statement. For example, valuation of inventory at the cost price and the market price deepening or whichever is lower. तो यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करी गई। इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ रूल सेट करके रखे हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है, वही कहलाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, जो यहाँ पर लिखा है उससे भी ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। वो ये है कि डेप्रिसिएशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग तरह की कंपनीज़ के लिए अलग अलग तरह के डेप्रिसिएशन कंसेप्ट को यूज़ करने की बात करता है। तो यही जो रूल्स बोले गए हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलेंगे। आई होप अकाउंटिंग कन्वेंशन आप सभी के लिए क्लियर होगा। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, अकाउंट बनाने के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशन इवन पोस्टुलेट प्ले अ बिग रोल इन दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोस्टुलेट्स आर बेसिकली प्री अजम्पशन दैट वी मस्ट मेक इन अकाउंटिंग। अब यहाँ पर पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, आप सभी को याद होगा पहली 1 से लेकर तीसरी क्लास, मतलब 1, 2 और 3 तीन क्लासेस में हमने अकाउंटिंग अजम्पशन को पढ़ा था और प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। तो जो अकाउंटिंग अजम्पशन और प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर पोस्टुलेट के फॉर्म में। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल होते हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं, उन्हें ही हम पोस्टुलेट बोलते हैं। जैसे गोइंग ऑन अजम्पशन पढ़ा था हमने, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था हमने, क्लियर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था हमने, यहाँ पर मैंने मेंशन भी करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इंक्लूड करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि पर्सनल जजमेंट की। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल जजमेंट्स की। तो ना इवन पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल जजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पर लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नॉट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड द एक्यूरेट स्टेट ऑफ कंपनीज इकोनॉमिक असेट एंड लायबिलिटी। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भाई कंपनी की जो एक्चुअल कंडीशन है इनकम एक्सपेंडिचर की, प्रॉफिट लॉस की या एसेट एंड लायबिलिटीज़ की, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं। और जो उसके अलावा स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर और जो अथॉरिटीज़ होती हैं ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते। इसके अलावा हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, दे हेल्प इन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप देख पाएंगे कि भाई कंपनी पिछले कुछ सालों से ऐसा ऐसा परफॉर्म करे, सो दैट ये इस वे में आगे जा सकती है। तो हम एक कंपनी का ग्राफ बना सकते हैं कि भाई कंपनी पिछले ईयर्स ऐसा परफॉर्म करती है और नेक्स्ट ईयर ऐसा परफॉर्म कर सकती है, सो दैट एक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंसेस का। तो उसके लिए भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो पहला, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लाइक असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट ज़रूरी है। दूसरा, कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी उस चीज़ के लिए भी ये क्या है, ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डेपिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स मैनेजमेंट। अब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करता रहता है, वो कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा दे इवन हेल्प रीडर्स टू दीज स्टेटमेंट नो दी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज्ड इन दैम। इसके अलावा जो कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करती है, जिन एजम्पशन को यूज़ कर रही है, जिन पोस्टुलेट्स को यूज़ कर रही है, वो उनके क्लोजर, हमने पढ़ा था ना फुल क्लोजर कंसेप्ट, तो फुल क्लोजर कंसेप्ट के थ्रू हम इसे समझ पाते हैं। तो इसके अलावा हम बात करें आगे कि the accounting statement also provide the information relating to the company's
कैश फ्लो, कंपनी में कैश फ्लो कैसा है, उसकी क्या कंडीशन रहती है, ये क्योंकि हम सभी ने देखा था कि स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम कैश फ्लो लेते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट भी है इन स्टेटमेंट में, कंपनी का कैश फ्लो भी है, कंपनी के असेट लाइबिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। इसका मतलब कंपनी एक तरह से ट्रांसपेरेंट होती है अपने लोगों के लिए, अपने स्टैक होल्डर्स के लिए, सो दैट दे कैन ईजीली परफॉर्म, दे कैन ईजीली एनालाइज कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और हमें कंपनी के साथ आगे अब कहाँ तक जाना है, हमें इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कंपनी के लिए और लोगों के लिए भी। इसके बाद हम बात करें द फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस। दिस इज़ बिकॉज इट शोज़ हाउ द कंपनीज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें थी जो हमने पढ़ी कि भाई कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू जल्दी बताएं। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस क्लास के लिए शुरू करने वाले हैं स्टेटमेंट में, जहाँ से क्वेश्चन 110% आपको आएगा। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, अब देखिए हम शेयर क्यों पढ़ रहे हैं ज़रा समझिए। हम ये जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जनरली सभी कंपनियों के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो होलसमली बात होती है पब्लिक कंपनीज़ की बात होती है, उन कंपनीज़ की बात होती है जो अपने शेयर्स इशू करते हैं, इंडेक्स में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और अपने शेयर इशू करते हैं। तो यदि हम बात करें कंपनी क्या करती है फंड रेज़ करने के लिए, जैसे एक कंपनी है उसे अपने फ़ंड रेज़ करना है तो वो क्या करेगी, अपने शेयर्स अपने आप को रजिस्टर कराएगी किसी इंडेक्स में, उसके बाद अपना शेयर इशू कर देगी। जब वो अपने शेयर इशू करेगी तो लोग उस शेयर को खरीदेंगे, उस शेयर को खरीदने से कंपनी के पास क्या आ जाएगा भाई, पैसा आ जाएगा। तो इसे हम कैपिटल बोलेंगे, लेकिन इसका नाम होगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, जब कंपनी अपने फंड को, अपने शेयर्स को लॉन्च करती है, तो जब कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, लॉन्च करती है, तो लॉन्च करते समय कंपनी को लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उन शेयर से कंपनी फंड रेज करती है, कैपिटल बनाती है, जैसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल के कंसेप्ट को कोई नहीं बोलेगा। अब हम मीनिंग ऑफ शेयर पढ़ लेते हैं। तो जो शेयर की मीनिंग है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में दी हुई है ना, और इसमें डिफाइन करी गई है शेयर की डेफिनेशन, दैट डिफाइन शेयर as a share in the share capital of the company and it include stocks। है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी जो है जो शेयर होता है वो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल का जो पार्ट होता है, जो शेयर होता है ना स्टॉक के थ्रू, उसको यहाँ पर एज अ डिफाइन करता है एज अ शेयर। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस, और हर एक डिनोमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर शेयर बोलते हैं। जो शेयर कैपिटल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, हम 10 लोगों ने एक कंपनी का शेयर खरीद लिए, तो हमने जो पैसा इकट्ठा किया दैट इज़ द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बटी हुई है। जैसे नोट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 में आपके पास 500 के नोट भी हैं, आपके पास 2000 के नोट भी हैं करेंसीज़ में, ठीक है, आपके पास 50 के नोट भी हैं, आपके पास 100 के नोट भी हैं, आपके पास 20 के नोट भी हैं। तो ये आपके डिनोमिनेशन होगा ना यहाँ पर, क्लियर। सिमिलरली जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो जो शेयर कैपिटल बनती है उसमें भी डिनोमिनेशन होता है, और वहाँ पर डिनोमिनेशन क्या कहलाते हैं, आपके शेयर्स कहलाते हैं। तो शेयर कैपिटल के डिनोमिनेशन क्या कहलाते हैं दोस्तों, शेयर कहलाते हैं। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही होंगी अच्छे से, जल्दी से मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएं आप लोग। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या है शेयर कैपिटल। अब हमने शेयर तो समझ लिया कि शेयर क्या है, और हमें पता है कि जो शेयर होता है जब शेयर को पब्लिक खरीदती है तो उससे कंपनी के पास एक फ़ंड बनता है, और उसी फंड को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो शेयर कैपिटल के यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट द शेयर कैपिटल इज़ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी कलेक्टेड बाय सेलिंग शेयर। जब वो अपने शेयर्स को सेल करती है तो उससे जो फंड कलेक्ट करती है, जो कैपिटल कलेक्ट करती है, दैट इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। और आगे याद रखेंगे आप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कलेक्टिव कैपिटल जनरेटेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए जो शेयर कैपिटल होती है वो बेसिकली 2 टाइप होती हैं, इन दोनों टाइप को रेफर ना करें, पहले मेरी बात सुने। एक होती है जो जनरल टर्म में हम बात करें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की, और दूसरी होती है जो बैलेंस शीट में डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो 2 हैं ये जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट में कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। तो जो शेयर कैपिटल के टाइप पढ़ने वाले हम वो 2 तरह से पढ़ने वाले, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैलेंस शीट में देखने वाले हैं।
सो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यदि हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। पहली होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यदि हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की यदि हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब जो आप शेयर्स बेसिकली खरीदते हैं, जितने भी शेयर्स आप खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल आपके कहलाते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में यदि हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल्स आर शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, दीज कैरी मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है बेसिकली जर्नल शेयर्स की एक डेफिनेशन की बात करी जा रही है यहाँ पर, है ना। जब हम शेयर्स खरीदते हो तो हमने काफ़ी सुना है कि रिस्क होता है और रिस्क के साथ रिवॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से जुड़े होते हैं। जितना कंपनी अर्न करेगी उसी रेशियो में उसके शेयर होल्डर्स भी क्या करेंगे? अर्न करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन शेयर से जो फंड रेज होता है, दैट इज़ दी इक्विटी शेयर कैपिटल इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, इन द केस ऑफ हाई प्रॉफिट दे रिसीव द पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो सेम वही चीज़ की यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, यदि कंपनी आपका अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सिंपल से शेयर्स की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉस का केस दिया कि यदि लॉस होगा तो जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें भी लॉस बियर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म की, दैट इज़ दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ज़रा इसे ध्यान से समझिएगा, ये एक नई चीज़ है आप सभी के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, और इनकी जो प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन दी गई वो सेक्शन 43B में दी गई है। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 में, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास, कंपनी ने बोला कि हम अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक करने वाले हैं। तो कंपनी क्या करती है? सारे शेयर्स को पब्लिक नहीं करती है ना। जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी सारे शेयर्स नहीं ओपन है भाई। शेयर का कुछ पोर्शन है जो ओपन है, जिन्हें लोग खरीदते हैं दुनिया भर के या इंडिया के। सारे शेयर्स यदि वो ओपन कर देगी तो भाई कंपनी के शेयर सभी लोग खरीद लेंगे। तो जो कंपनी के ऑनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, मतलब उनकी तो ऑनरशिप ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि मान लीजिए एक कंपनी के 1000 शेयर हैं, ठीक है, और आपने 100 शेयर खरीद लिए, तो मतलब आपने 10% शेयर खरीद लिए। इसका मतलब आप कंपनी में 10% के मालिक हो गए, 10% के आप ऑनर हो गए। तो यदि एक कंपनी सारे शेयर्स दे देगी पब्लिक के लिए, तो भाई पब्लिक में से सभी ने शेयर खरीद लिए, और मान लीजिए इनकेस 100% शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, तो भाई जो ऑनर है उसकी ऑनरशिप तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कुछ शेयर्स होते हैं जो पहले लॉन्च कर दिए जाते हैं, जो नॉर्मल लॉन्च किए जाते हैं लोगों के लिए, 2000 थी इक्विटी शेयर्स। उसके अलावा कुछ शेयर्स होते हैं जिनमें स्पेशल राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, है ना। और उन प्रेफरेंशियल राइट जो होता है वो किसके पास होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होगा, उसके फाउंडिंग मेंबर्स के पास होगा। ठीक है, तो उन शेयर्स की अब हम बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे दैट द प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड्स, दिस implies that a company will first make payment to a person holding preference share at fixed rate or amount and then to equity shareholders, thus they receive dividend before equity shareholders। तो अब आप लोग समझिए ज़रा कि मान लीजिए एक कंपनी है, कोई भी पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है? 51 शेयर्स अलग रखती है और 49% शेयर अलग रखती है। 49% शेयर पब्लिक इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो पहला टाइप पड़ा, और इससे जो कैपिटल जनरेट होती है वो इक्विटी कैपिटल कहलाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाती है, जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा। 51% किन के पास है? उन लोगों के पास है जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है, उनके पास है जिन्होंने उस कंपनी को बनाया। तो ये कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्या होता है, जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो हमें पता है कि हमने शेयर खरीदे तो प्रॉफिट हमें भी मिलेगा, लेकिन पहले इन 51% लोगों के पास जिनके पास शेयर है पहले इन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास जो शेयर है उन्हें नाम क्या दिया गया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उन्हें नाम दिया गया है। तो प्रेफरेंस हमें हमेशा किन्हें मिलेगा? इन्हें मिलेगा। आगे हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल के रीपेमेंट के भी प्रेफरेंशियल राइट इन्हें मिलते हैं। ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे रिसीव द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल
सोन इन दी बैलेंस शीट। अब मैंने जैसे कि आप सभी से और डिस्कस करके रखा है प्यारे बच्चों, है ना, कि हम दो तरह से मेजरली पढ़ने वाले हैं। हम जो भी ये पढ़ने वाले हैं, ये दो तरह से मेजरली हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो नॉर्मल बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल को, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है आपकी शेयर कैपिटल, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रीवियस दो थी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इन्हें आप सुपर इम्पॉर्टेंट वट एवर यू वांट आप उसे पॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप की होती है बैलेंस शीट में। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहली होती है, ये होती है ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। दूसरी होती है आपकी इशूड कैपिटल। तीसरी होती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और चौथी होती है आपकी पेड अप कैपिटल। तो जो आपकी कहना चाहिए, ये इक्विटी आपकी जो शेयर कैपिटल है वो चार पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। आपकी जो शेयर कैपिटल है इसे हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। और मुझे एक बार लाइव चैट के थ्रू बताएं कि क्या आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों। यदि है तो अभी भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, है ना। एक बार लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों। तो चलिए ये वन बाय वन अब हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो 4-5 डेफिनेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं बच्चों। देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बात करें हम ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल की, दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी रजिस्टर इटसेल्फ एंड ऑल्सो स्टेट्स दिस अमाउंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से समझिए होता क्या है। मान लीजिए कंपनी के शेयर्स हैं 10 लाख करोड़ के। कितने के हैं? 10 लाख करोड़ के कंपनी के शेयर्स हैं आपके, ठीक है। तो कंपनी ने बोला भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि इसके 51% शेयर तो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, और इसके अलावा 49% जो शेयर हैं आपके वो इक्विटी शेयर्स हैं। क्या हैं? इक्विटी शेयर्स हैं। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके 49%, मतलब 4,90,000 करोड़ लाख की हम बात कर रहे हैं। 10 लाख शेयर्स में से हम बात कर रहे हैं, इनका जो 5,10,000 शेयर्स हैं वो कंपनी रखेगी, और 4,90,000 के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए रहेगी। तो ये जो 4,90,000 के जो मैक्सिमम शेयर इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिख दिए कि भाई हम इतना शेयर कैपिटल के लिए या शेयर के लिए हम इशू करते हैं, तो ये मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कभी भी शेयर कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती है, और इसे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। तो अब इससे क्या होगा, उन्होंने बोला कि हम 49% मतलब 4,90,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, तो भाई ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी, मतलब इससे ज़्यादा फंड कंपनी शेयर कैपिटल के थ्रू रेज नहीं कर पाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बोलती है कि हम इतने अमाउंट के शेयर इशू करेंगे, तो वही ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और उससे ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है कंपनी कभी जो है नहीं गेन कर पाएगी। एक और चीज़ याद रखना है कि हाउएवर अ कंपनी में इशू शेयर ऑन एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल कैपिटल, इट इंक्रीजेज द नॉमिनल कैपिटल बाय अल्टरिंग द कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब इन केस यदि कंपनी ज़्यादा करना चाह रही है कि भाई 49% से हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, सो दैट कि कंपनी की अभी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हमें और पैसा चाहिए, या कंपनी का हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, पहले इसको समझ लीजिए। यदि कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, शेयर कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, तो उसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो ऑथराइज कैपिटल है उसको बढ़ा सकती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे HDFC बैंक है, हम HDFC नहीं सॉरी IDBI बैंक है। IDBI के एग्जांपल लेते हैं। IDBI जो बैंक है, पहले 1 साल पहले तक ये क्या हुआ करता था, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक हुआ करता था। तो इसमें क्या थे, 51% से ज़्यादा स्टैक किसके थे, गवर्नमेंट के थे।
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी के जो 49% शेयर थे वो पब्लिक इशू थे, मतलब दूसरे के पास थे, उससे उन्होंने शेयर कैपिटल गेन किया था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई हमें फंड रेज करना है, तो इन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब यहाँ के जो शेयर थे और मतलब कैपिटल बढ़ाने के लिए इसके शेयर्स को सेल करना चालू कर दिया। तो अब उन्हें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा, तभी वो इस जो अपनी ऑथोराइज कैपिटल थे उससे ज़्यादा कैपिटल को वो रेज कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल था। आगे हम बढ़ते इशूड कैपिटल पर। किस पर पढ़ते, इशूड कैपिटल पर। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होती है ज़रा ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि अब एक कंपनी ने 49% रजिस्टर कर लिया कि भाई इतना पैसा जो है वो शेयर के थ्रू रिलीज़ करेंगे, मतलब शेयर्स के थ्रू हम इसको इतना शेयर कैपिटल बनाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस 49% में से सिर्फ 35% क्या किया, 35% जो शेयर है वो इशू करने की बात कही और उससे पैसे को गेन करने की बात करी। तो जो 35% होगा ये आपका इशूड कैपिटल होगा। इशूड कैपिटल मतलब पहले कंपनी ने बोला कि हम इतने % शेयर को सेल करके पैसा जो कैपिटल है वो गेन करेंगे, तो आपकी क्या हो गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। उसके बाद जितना उन्होंने डिसाइड किया उसमें से सारा का सारा वो इशू नहीं करते एक बार में, तो जितना उन्होंने इशू किए शेयर्स वो कहला, और उस शेयर से जो उस शेयर से जो आपकी कैपिटल जनरेट होगी उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, इशूड कैपिटल बोलेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझिए, दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट खोला और उसके थ्रू किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मार्केट में किसी एक कंपनी के जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं वो कहलाएंगे शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कंपनी ने उतने शेयर क्या किए हुए हैं, इशू किए हुए हैं कैपिटल को रेज करने के लिए। तो उस सब जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन शेयर्स को बेचकर जो पैसा कंपनी को मिल सकता है वो कहलाएगा आपका इशूड कैपिटल। आई होप आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ आ गया होगा। इशूड कैपिटल मार्केट में एक कंपनी के जितने शेयर्स अवेलेबल हैं उनसे जो पैसा जो कैपिटल जनरेट कर सकती है एक कंपनी, उसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। और आगे याद रखेंगे कि इट इंक्लूड द शेयर दैट अ कंपनी अलॉटेड टू द वेंडर्स और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। ठीक है, चलिए अब याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर, दैट इन बैलेंस शीट अंडर द हेड इशूड कैपिटल अ कंपनी नीड्स टू स्टेट द डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग द सब क्लास ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपिटल मिक्स अपनी कैपिटल के हेड पर, बैलेंस शीट में अपने कैपिटल के हेड पर एक नया हेड क्रिएट करना पड़ेगा, सब क्लास हेड क्रिएट करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, इशूड कैपिटल के लिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैपिटल। अब ज़रा ध्यान से समझिए, कंपनी ने बोला था कि भाई हम 49% जो है इतने शेयर्स पब्लिक के लिए पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई थी, आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल बन गई थी। फिर इस 49% में से कंपनी ने क्या किया, अभी शुरुआत में से 35% मार्केट में अवेलेबल करा दिया। 49% डिसाइड किया था, तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम उतना फंड वो कैपिटल रेज कर सकते थे। उसके बाद 35% उन्होंने क्या किया, पब्लिक को इशू भी करा दिया इंडेक्स के ज़रिए। तो ये आपकी क्या हो गई, इशूड कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल हो गई। अब ज़रा ध्यान से समझिए कि 35% में कंपनी ने 1000 शेयर इशू कराए थे। कितने कराए थे, 1000 शेयर जो थे वो इशू कराए थे कंपनी ने, कि भाई हम 1000 शेयर लोगों के लिए पब्लिक के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। उन्होंने 49% में मान लीजिए कि 1500 शेयर आ रहे थे कंपनी के। कंपनी ने बोला कि भाई हम 1500 शेयर जो हम पब्लिक के लिए ऑफ़र कर देंगे, जो कि 49% बन रहे हैं कंपनी का। अब तो ये क्या बन गई आपकी, जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल बन गई। उन 1500 में से कंपनी ने क्या किया, अभी शुरुआत में 1000 शेयर जो थे वो मार्केट में डाल दिए, मतलब 35% जो है अपने शेयर डाल दिए। तो ये वो क्या कहलाए थे, आपके इशूड कैपिटल। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 1000 शेयर आया तो सभी लोगों ने खरीद लिए। अब मान लीजिए इन 1000 में से कंपनी ने लोगों ने 900 शेयर कंपनी के खरीद लिए, 900 शेयर कंपनी के क्या कर लिए, खरीद लिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, 900 शेयर खरीद लिए और 900 शेयर से जो पैसा मिलेगा वो कहलाएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बात समझ आ रही है, पूरी लिंकिंग कर पा रहे, एक बार फिर से समझाता हूँ। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने कंपनी के 1500 शेयर
शेयर कैपिटल के लिए ओपन कर रहे हैं, मतलब 49% जो है 1500 शेयर्स वो ओपन करेंगे लोगों के लिए। तो ये आपकी ऑथराइज कैपिटल बन गई। लेकिन 1500 में से कंपनी ने ऑफ़र कितने करा दिए, 1000 मार्केट में अवेलेबल भी करा दिए, तो वो आपकी इशूड कैपिटल बन गई। और मार्केट में 1000 अवेलेबल है और लोगों ने उसमें से 900 शेयर क्या कर लिए, खरीद लिए कंपनी के। तो जो 900 शेयर से फंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। आई होप आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो लाइव चैट के थ्रू मुझे जल्दी से बताइए कि सर क्लियर है। ठीक है, तो यहीं पर वही चीज़ लिखी हुई है कि इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच द कंपनी रिसीव द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक एंड मेक्स द अलॉटमेंट टू दैम। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो सब्सक्रिप्शन के जितना सब्सक्रिप्शन उनको मिलता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जितने लोग शेयर्स खरीद लेते, सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से। अब हमने देखा था कि 1500 शेयर्स की बात हुई थी जो कि आपकी क्या थी, ऑथोराइज्ड कैपिटल थी। उन 1500 में से कंपनी ने 1000 लोगों को दे दिया, वो इशूड कैपिटल थी। ठीक है, और इस 1000 में से लोगों ने 900 खरीद लिए, तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन कैपिटल बन गई। और अब लोगों ने 900 तो खरीद लिए, तो 900 रुपये से मान लीजिए कंपनी का जो फंड बनना था, वो 900 रुपये से कंपनी का फंड बनना था। मान लीजिए 5 लाख रुपए, एक एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपए। अब कंपनी ने अपने लोगों से बोला कि भाई आप मुझे 5 लाख रुपए मत दीजिए, आप अभी क्या करिए, सभी लोगों से बोला कि आप सभी लोग 50-50% का पैसा दे दीजिए। क्या करिए, आप सभी लोग 50-50% का पैसा दे दीजिए। मतलब आपके एक शेयर की वैल्यू यदि 1000 थी, तो उसने बोला कि सभी लोग सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए। तो इस हिसाब से जो टोटल 5 लाख के शेयर बन रहे थे 900, अब उसमें से सिर्फ 1000 में से 500 मंगा रहे थे, तो 5 लाख में से कितना मिलेगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलेगा कंपनी को। कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो कंपनी ने 2.5 लाख रुपए बुलवाए लोगों से। समझना जरा, 900 शेयर लोगों ने खरीद लिए जो कि सब्सक्रिप्शन हो गए। अब उसमें 900 शेयर का पैसा बन रहा था 5 लाख रुपए। हर एक शेयर की कीमत मान लीजिए 1000 थी। कैलकुलेट मत करना लोग कि सर आप कैलकुलेशन गलत बता रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि 900 शेयर्स थे। ठीक है, 900 शेयर की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए थी। कंपनी ने बोला कि सभी लोग अपने शेयर का 50% दे दें, हमें पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में दे देना, 50-50% अभी सब दे दो। तो 5 लाख का 50% कंपनी ने कितने के लिए कॉल कर ली, 2.5 लाख के लिए कॉल कर ली। तो ये आपकी बन जाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब कंपनी ने बोला कि आप हमें आधा पैसा दे दीजिए, तो वो आपकी क्या बन गई, कॉल्ड अप कैपिटल बन गई। समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने 5 लाख में से मंगाए कितने थे, 2.5 लाख रुपये मंगाए थे। लेकिन उस 2.5 लाख में से लोगों के द्वारा उसके पास पहुंचा कितना, सिर्फ 2 लाख रुपए पहुंचा। तो 2 लाख रुपए जो कंपनी के पास पहुंच गया दोस्तों, वो था आपका पेड अप कैपिटल। क्या था आपका, पेड अप कैपिटल था। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल की आपकी क्लास है अकाउंटिंग की मिनी टेस्ट की, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और यदि कोई डाउट होता है तो आप लाइव चैट के थ्रू बताइए, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा क्लास खत्म होने के बाद भी। थैंक यू एवरीवन।